ताजा टीवी के सागर मंथन कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज हम परिचर्चा कर रहे हैं पुस्तक मेले में हिंदी कितनी आगे कितनी पीछे। आप सभी को ये पता है कि कलकत्ता का पुस्तक मेला, जिसको अंतर्राष्ट्रीय कलकत्ता पुस्तक मेला कहा जाता है, ये एक अपने आप में बड़ा अनूठा मेला होता है। इस बार 48वां मेला लगा है कलकत्ता के सॉल्ट लेक में, सेंट्रल पार्क में। पिछले कुछ वर्षों से ये मेला लग रहा है। इसके पहले ये मेला अन्यत्र लगता था। कलकत्ता का पुस्तक मेला पूरे हिंदुस्तान में विख्यात है। वैसे भी बंगाल के लोग पाठक हैं, पुस्तकों में रुचि रखते हैं, पुस्तकें खरीद करके पढ़ना जानते हैं और पुस्तकें बिकती भी बहुत हैं। हर वर्ष लगभग 30 करोड़ 40 करोड़ की पुस्तकें बिकती हैं। ये पुस्तक मेला 28 जनवरी को शुरू हुआ था और 9 फरवरी को इसका अंतिम दिन है, उपसंहार है। इस पुस्तक मेले में बहुत स्टॉल, लगभग 1000 से ज़्यादा स्टॉल हैं। विदेशी पुस्तकों का भी स्टॉल है उसमें। छोटे और बड़े सब तरह के स्टॉल हैं। अनूठा स्टॉल है। बड़ी भीड़ रहती है और अब उसका प्रवेश निःशुल्क है, कोई भी जा सकता है, उसमें कोई फीस नहीं है। गाड़ियों के रखने की भी अच्छी व्यवस्था है। आज हम इस बात की चर्चा करेंगे, इतना बड़ा पुस्तक मेला और हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी, इसकी क्या स्थिति है उसमें। हिंदी की कितनी बिकती हैं किताबें, हिंदी के कितने स्टॉल हैं, उन स्टॉल्स की क्या स्थिति है, हिंदी के पुस्तकों के प्रति क्या रुझान है लोगों का, हिंदी भाषी कितने जाते हैं, कितने पाठक हैं, कितना पढ़ते हैं, क्योंकि ये किसी भी भाषा का बैरोमीटर होता है, ये मापदंड होता है कि उसकी कितनी पुस्तकें खरीदते हैं, कितनी पुस्तकें पढ़ते हैं। तो आइए इस पर हम विवेचना करेंगे और इसके लिए हमने अपने स्टूडियो में 3 बड़े महत्वपूर्ण व्यक्तियों को बुलाया है। मैं सबसे पहले आपसे उनका परिचय करा दूँ। एकदम दाईं बैठे श्रीमती रचना सरन, ये हिंदी की कवित्री हैं, लेखक हैं और कई संस्थाओं से भी जुड़ी हुई हैं। उनके पास ही बैठे हैं श्री अतुल कुमार, लेखक एवं कवि, और सर्वश्रेष्ठ बैठे श्री सुरेश चौधरी, रचनाकार नामक साहित्यिक संस्था के संस्थापक सभापति हैं। तो आइए सबसे पहले हम बातचीत करते हैं श्रीमती रचना सरन से। रचना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे जैसा मैंने शुरुआत में कहा भूमिका में कि पुस्तक मेला, जो अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला जो कलकत्ता में होता है, विराट मेला, बड़ा नाम है, बड़ी साख है, बड़ी चर्चा है उसकी और बड़ा रोब भी है। उसकी स्थिति क्या है? हिंदी पुस्तकों की क्या स्थिति है? हिंदी पाठकों की क्या स्थिति है? कितने बुक स्टॉल हिंदी के हैं? कितनी पुस्तकें वहाँ रखी गई है, डिस्प्ले की गई हिंदी की? और क्या हिंदी की पुस्तकें की खरीदारी हो रही है? लोग कितना खरीद रहे हैं? पुस्तक मेले में हिंदी कहाँ है, क्या स्थान रखती है? इन सब पर हम आपसे बातचीत करना चाहेंगे। श्रीमती रचना सरन, बोलिए। नमस्कार सर। नमस्ते। सबसे पहले तो आपको साधुवाद देना चाहेंगे कि आपने बहुत ही सामयिक विषय का चयन किया है आज चर्चा के लिए। हिंदी का क्या स्थान है इस पुस्तक मेले में, एक बहुत ही सोचनीय विषय है ये। पुस्तक मेला हमारे यहाँ हर साल हो रहा है। इस बार 48वां पुस्तक मेला हमने मनाया है और बंगाल की तो ये कल्चर है कि लोगों को पठन का बहुत शौक है, पढ़ने के बहुत शौकीन होते हैं और पुस्तकों की दुकानें भी वहाँ पे बहुत हैं। लेकिन हिंदी का जहाँ तक प्रश्न आता है, हमें हिंदी बहुत सिमटी हुई, सिर्फ कुछ ही प्रकाशन हैं वहाँ पे जो दिखाई देते हैं। अन्यथा कलकत्ता के पुस्तक मेले में हमें अंग्रेज़ी और बंगाली साहित्य बहुतायत में मिला है। हिंदी का साहित्य बहुत कम देखने में आया है। हिंदी की स्थिति इतनी बुरी क्यों है, ये हम सोचते ही रहते हैं। ऐसा आखिर क्या कारण हो सकता है कि जब बोलने वाले हमारे यहाँ अधिकांश लोग, हम पूरी भारतवर्ष की बात करें, बंगाल की ही क्यों करें, कि बहुतायत में हिंदी ही बोली जाती है और हिंदी समझी भी जाती है, फिर हिंदी पढ़ी क्यों नहीं जाती है? और इसका एक कारण हमें बहुत बड़ा ये लगता है कि हमारी जो शिक्षा पद्धति है, हमारी पीढ़ियों की पीढ़ियाँ अंग्रेज़ी माध्यम से पढ़ती आ रही हैं और उनकी जो आदत है, उनकी आदत में शुमार यही है कि वो अंग्रेज़ी साहित्य की ओर आकर्षित होती हैं। आज अगर हम बच्चों के पढ़ने की भी बात करें, उनकी पढ़ने की क्या आदतें हैं, तो बच्चों के लिए जो हमने बचपन में पढ़ी हैं, अमर चित्र कथाएं पढ़ के हम बड़े हुए हैं,
वो हमें नज़र ही नहीं आती हैं। आजकल वो मांगा बुक्स मिलती हैं या फिर टिनटिन है या हैरी पॉटर है, वो सब अंग्रेज़ी में उपलब्ध है और बच्चे उन्हें बहुत शौक़ से पढ़ते भी हैं। हमारा भी एक छोटा बेटा है, हमने उसके लिए हिंदी की किताबें खरीद के उनके लिए हम लेकर जाते हैं हर बार, लेकिन उन्हें हिंदी की किताब पढ़ने से ज़्यादा आसान लगता है अंग्रेज़ी की किताबें पढ़ना। तो ये तो एक छोटी जनरेशन की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ पीढ़ियों की पीढ़ियाँ अंग्रेज़ी माध्यम की तैयार होके आई हैं। ऐसे में हिंदी की स्थिति, हिंदी की किताबों की स्थिति बहुत अच्छी हो सकती है अगर कोशिश की जाए उस तरफ। कोशिश इस तरह से की जाए कि प्रकाशक थोड़ा सा इस बात पे ध्यान दें कि जो नई किताबें आ रही हैं उनका प्रचार प्रसार करें, लोगों तक पहुंचाएं। और दूसरी बात, लोकप्रिय साहित्य लिखा जाए, पाठकों के हिसाब से साहित्य लिखा जाए। जो क्लिष्ट साहित्य होता है वो आम लोगों की समझ से बहुत दूर होता है, वो पढ़ नहीं पाते हैं, पढ़ भी लेंगे तो समझ नहीं पाते। ऐसे में जब समझ में नहीं आ रहा है तो उनको रुचि कहाँ से आएगी। तो हमें यही लगता है कि अगर ऐसा साहित्य लिखा जाए जिसे आम जनता, जिसको साहित्य में उतनी रुचि नहीं है, पढ़ने में उनको रुचि है, उनके हिसाब से साहित्य, अगर साहित्य का सृजन होता है तो अवश्य ही हिंदी की जो स्थिति आज की हिंदी पुस्तकों के बारे में हम बोल रहे हैं उससे बेहतर होगी। और इसके अतिरिक्त प्रचार प्रसार हो, लोगों को पता चले। अभी आज हमारे जो यहाँ कलकत्ता का सर्कल है, हमारे साहित्य के क्षेत्र में जो बड़े बड़े कवि और लेखक हुए हैं, अगर हम साहित्य से हटकर दूसरे वर्ग के लोगों के सामने उनका नाम लेते हैं तो बहुत चंद ही लोग होते हैं जो उन्हें पहचान भी पाते हैं, उनका नाम भी जान पाते हैं। उनकी कोई चर्चा ही नहीं है, सिर्फ साहित्य के क्षेत्र में ही सीमित होकर रह गया है। ऐसे में हिंदी के प्रति लोगों की रुचि कैसे जागृत हो, इस पर तो गहन मंथन होने की अत्यंत आवश्यकता है इस समय। तो सर, फिलहाल तो हम यही कहना चाहेंगे इस समय कि स्थिति उतनी सुखदायी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। हिंदी जो हमारी राजभाषा है, जो बहुत सबसे ज़्यादा बोली जाती है, सबसे ज़्यादा समझी जाती है, फिर भी पुस्तकें उतनी नहीं उसकी उपलब्ध है। और पुस्तकें शायद इसलिए भी उपलब्ध नहीं है कि पाठक नहीं है, पाठक इसलिए नहीं है कि पुस्तकें नहीं हैं। दोनों तरफ से चलता है ये। रचना सरीन जी ने कुछ मूल बातें हमारे सामने रखी हैं। उन्होंने कहा कि हिंदी सिमट रही है पुस्तक मेले में। और कितना सिमटी है ऐसा तो उन्होंने कोई एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन सिमट रही है। उसकी उसके दारिद्र्य को उन्होंने बताया इस शब्द के साथ। उनका हिंदी राष्ट्रभाषा है, लोग बोलते हैं, समझते हैं, गैर हिंदी वाले भी हिंदी समझते हैं, बोलते भी हैं, लेकिन पता नहीं क्यों हिंदी पढ़ी नहीं जाती है। बोली जाती है, समझी जाती है, उसी लिए तो हिंदी राजभाषा बनी है, लेकिन बोली नहीं जाती, पढ़ी नहीं जाती। उन्होंने उसके कारण बताया कई। एक तो हम सब शुरू से अंग्रेजी माध्यम से पढ़े हैं, इसलिए बच्चों को हिंदी से ज़्यादा अंग्रेजी आसान लगती, क्योंकि अंग्रेजी शब्द जानते हैं, हिंदी को तो नहीं जानते। लेकिन उनका अगर कोशिश की जाए और कोशिश में भी उन्होंने कहा कि पाठकों के हिसाब से किताबें लिखी जाए, माने पाठकों की जो रुचि है, अगर हैरी पॉटर इंग्लिश में है तो ऐसी ही किताब अगर हिंदी में भी लिखी जाए, हिंदी में लिखी गई किताब, वो जो मैं नाम भूल रहा हूँ, बहुत किताब लिखी थी, अच्छा, लिखी जाए तो हिंदी पुस्तकें पढ़ सकती हैं। लोगों को साहित्य नहीं चाहिए, लोगों को पठनीय पुस्तकें चाहिए, पठनीय और संग्रहणीय पुस्तकें चाहिए। अब उन्होंने दो चीज़ का अगर कोशिश की जाए, इसका मतलब मैं समझ नहीं पाया कि अगर मैंने क्या कोशिश की जाए, क्या कोशिश नहीं की जाए, क्या हो सकती है कोशिश, हम अगले दौर में बात करेंगे इनसे। और साहित्य नहीं, पठनीय तो पठनीय जो लिखा जाता है वो भी साहित्य तो है ही। आज फिल्मी अखबारों में फिल्म छपता है, खेल का छपता है, अब वो साहित्य जो छपा हो वो सब साहित्य है। साहित्य की कोई परिभाषा थोड़ी ना है कि साहित्य यही चीज़ है, जिस भाषा में जो चीज़ लिखी जाए, पढ़ी जाए, सो साहित्य होता है। और जहाँ तक मैं जानता हूँ, जो भाषा है, आज भाषा से हमको अनुराग क्यों होता है, भाषा से प्रेम क्यों हमको, आज भाषा के लिए इतना रुझान क्यों है? क्योंकि दुनिया, कहते हैं कि दुनिया जो बनाई है वो ईश्वर ने बनाई है, ईश्वर की दुनिया और सृष्टि है। भाषा जो है वो आदमी ने खुद ने बनाई है अपनी। तो जब आदमी खुद भाषा बनाता है तो उसके प्रति उसकी रुझान है, उसका प्रेम, उसका। तो हिंदी के प्रति एक क्यों नहीं है? आपने कहा कि
चूँकि हम पढ़े नहीं, तो आज बंगला अखबार क्यों माध्यम से, अंग्रेजी का माध्यम से, तो बंगाल तो सबसे ज़्यादा अंग्रेजी दां रहा है। ब्रिटिश ने राज किया यहाँ पर, अंग्रेज़ों ने राज किया इसी कलकत्ता शहर में। ब्रिटिश की सबसे ज़्यादा लिगेसी कलकत्ते में है, ब्रिटिश साहित्य की छाप सबसे ज़्यादा कलकत्ते में है। फिर भी यहाँ पर बंगाली पढ़ता है, किताब लिखता है, बात करता है। और सबसे बड़ी बात है कि दुनिया का ऐसा कोई साहित्य नहीं इसकी किताब हिंदी में नहीं लिखी गई उससे। हिंदी अनुवाद में सर्वश्रेष्ठ भाषा है, हर पुस्तक का, हर भाषा की पुस्तक का। बंगला का ऐसा कोई साहित्यकार नहीं है, कोई लेखक नहीं है जिसका हिंदी अनुवाद नहीं छपा हो। एनीवे, हम आपसे कई प्रश्न इसके अंदर बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए सागर मंथन। सागर मंथन कार्यक्रम में फिर आपका स्वागत है। हम परिचर्चा कर रहे हैं पुस्तक मेले में हिंदी कितनी आगे कितनी पीछे। और ब्रेक में जाने के पहले श्रीमती रचना सरन ने कई बातें कही, कई बेसिक, क्यों हिंदी नहीं पढ़ी जाती है, क्या कारण है, इन सब पर उन्होंने चर्चा की। आइए हम बात करते हैं श्री अतुल कुमार जी से, जिनके बारे में मैंने बताया कि वो लेखक हैं, कवि हैं। अतुल कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी आपके सामने में रचना सरन जी ने कई बातें रखी। आप चूँकि लेखक और कवि हैं, तो कविताएं की किताबें तो काफ़ी लिखी गई हैं, हिंदी में बहुत लिखी गई कविताओं की किताबें। लेकिन ये जो बोलते हैं पढ़ी जाती, मैं सोचता हूँ सबसे कम पढ़ी जाती है हिंदी की कविता किताबें। ऐसा क्यों? और आपके क्या कलकत्ता में जो हिंदी मेला, पुस्तक मेला, इसमें हिंदी की स्थिति के बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं। खासकर कविताओं की किताबें की क्या स्थिति है, क्या पोजीशन है, हम ये जानना चाहेंगे आप। इस बार पुस्तक मेला में जाने का अवसर हुआ, 2-3 बार मैं गया पुस्तक मेला में। तो ओवरऑल यही कहा जाएगा कि हिंदी की स्थिति, जो जैसा कि विषय है कि हिंदी कितनी आगे कितनी पीछे, तो यही कहा जाएगा कि हिंदी आगे तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन कुछ पीछे ही है। हो सकता है उतनी पीछे भी ना हो, बट लेकिन उसको पीछे ही कहा जाएगा। और हम लोगों को अपेक्षा रहेगी कि इसकी स्थिति और बेहतर हो आने वाले पुस्तक में जो मेले हैं उनमें, और इवन अदरवाइज पुस्तक मेलों से बाहर भी हिंदी की स्थिति और ज़्यादा बेहतर हो। कविताओं की जहाँ तक सवाल है, कविताओं की किताबों को मैंने कई बार देखा है। मैं कवि हूँ खुद, और मेरी कविताएं भी कई बार होती हैं पुस्तक मेले में या अदरवाइज। मैंने देखा कि इवन जो स्टॉल लगाते हैं, जो प्रकाशक लोग हैं, वो भी कविताओं की किताबें जो अगर उनके स्टॉल में होती भी हैं तो वो पीछे किसी कोने में छिपी रहती हैं। तो अगर ऐसा होगा तो स्वाभाविक है कि जो वहाँ पर जो जाएंगे पाठक लोग जाएंगे, जो किताबों को ढूंढते हुए लोग जाएंगे, उनकी नज़रों से वो कविताएं बची रहेंगी। अब जैसा कि रचना जी ने किसी दूसरे विषय में कहा कि ये दोनों तरफ से है, कि शायद प्रकाशक भी इसीलिए कविताओं की किताबों को पीछे रखते हैं क्योंकि उनकी ज़्यादा डिमांड नहीं है। अगर उनकी डिमांड होती तो शायद वो भी ऐसा नहीं करते कि उनको पीछे रखते। तो ना तो प्रकाशक उसको, जिस चीज़ की ज़्यादा डिमांड नहीं है उसकी डिमांड पैदा करने की कोशिश करते हैं और कि कोई बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं किसी तरह से, और ना ही अपने आप ही जो पाठक लोग हैं उनकी उसमें ज़्यादा रुचि रहती है। ज़्यादा रुचि कहानियों में रहती है, उपन्यासों में रहती है, यह ऐसा देखा गया है। जहाँ तक कलकत्ता के पुस्तक मेले का सवाल है, यहाँ पर हिंदी के प्रकाशक और बहुत कम आते हैं। पहले डायमंड बुक्स आते थे हर साल, अब पिछले कुछ सालों से मैं देख रहा हूँ कि वो भी नहीं आ रहे हैं पुस्तक मेले में। लेकिन एक यहाँ के जो कलकत्ता के खुद के प्रकाशक हैं, आनंद प्रकाशन, वो यहाँ के पूर्वी भारत के बहुत बड़े प्रकाशक हैं, शायद हिंदी के सबसे बड़े प्रकाशकों में से एक पूर्वी भारत में, और दूसरे प्रकाशकों की किताबें भी वो रखते हैं। और मैं कुछ उनके पास, उनके स्टॉल में भी
इवन अदरवाइज उनके पास हिंदी के बहुत सब्जेक्ट्स का बहुत अच्छा कलेक्शन है। अगर किसी को भी, किसी पाठक को कुछ हिंदी की किताबों की रुचि है तो उनके पास काफ़ी किताबें उपलब्ध हैं। तो इस तरह से वो कुछ प्रकाशक हैं जो अभी भी हिंदी का परचम लहराए हुए हैं, हिंदी का तिरंगे को थामे हुए हैं, हिंदी के झंडे को थामे हुए हैं। और वो पता नहीं कई साल वर्षों से इस चीज़ को कर रहे हैं और अभी तक इसमें वो लगे हुए हैं। हिंदी की स्थिति जैसे भी रहे, आगे पीछे होती रहती है, लेकिन वो अपनी जगह पे मजबूती से खड़े हुए हैं। और ऐसे ही जो प्रकाशक हैं और ऐसे ही जो दूसरे लेखक हैं और जो श्रोता या पाठक हैं, उनकी वजह से हिंदी अभी भी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि बहुत दयनीय स्थिति में है, लेकिन हाँ, कुछ दयनीय स्थिति में है, लेकिन हिंदी फिर भी एक प्रासंगिक भाषा है। जैसा कि हम सब जानते हैं, हिंदी हमारी सबसे मुख्य भाषा है, पूरे राष्ट्र की मुख्य भाषा है, लेकिन कलकत्ता पुस्तक मेले में इसकी पुस्तकों की जो स्थिति है वह उस हिसाब से अच्छी नहीं है, जैसा कि रचना जी ने कहा। और हमको इस बारे में सभी को मेहनत करनी होगी, लिखने वालों को सबसे ज़्यादा। जैसा उन्होंने कहा कि ऐसा लिखा जाए जो लोगों को पसंद आए, लोगों में डिमांड हो उसकी, लोग उसके लिए मांग के वो किताबें पढ़ें, ऐसी किताबें लिखी जाएं जो उनकी मार्केटिंग अच्छी हो। जो प्रकाशक लोग हैं या जो वितरक हैं वो उनकी हिंदी की पुस्तकों की मार्केटिंग करें, उनको भी एफर्ट्स करने होंगे। उनकी एफर्ट्स की वजह से भी हिंदी आगे आएगी। जब मैं ये बात कर रहा हूँ तो मेरे दिमाग में एक विचार आ रहा है कि हम हिंदी को एक भाषा के रूप में तो हम सोच पा रहे हैं कि ठीक है, हिंदी आगे आए और कितनी हिंदी आगे या कितनी पीछे, लेकिन भाषा क्या है? भाषा अपने आप में एक अभिव्यक्ति का एक स्रोत है। एक असली चीज जो है वो है भावना। भाषा तो सिर्फ उसको अभिव्यक्ति देती है। तो भाषा कोई भी हो, हमको अभिव्यक्ति को अपनी को बहुत अच्छा करना पड़ेगा। और वो अभिव्यक्ति शायद कहीं ना कहीं मार खाती जा रही है, जो हम अपने पूरे समाज के चरित्र में और चारों तरफ हम देखते हैं कि मुझको नहीं, सबके अपने अपना इसके बारे में वैल्यूएशन हो सकता है, लेकिन मुझको तो लगता है कि समाज एक गिरावट की तरफ जा रहा है। तो इसमें कहीं तो जो लिखने वाले हैं उनकी अभिव्यक्तियों में भी कहीं तो कुछ कमी होगी जरूर। तो ये सिर्फ एक हिंदी का ही सवाल नहीं है, ये सवाल है पूरे एक लेखन प्रक्रिया का, एक पाठ्य प्रक्रिया का। और जैसा कि हमने एक बार और पहले चर्चा की थी, तब भी ये था कि अब लिखने पढ़ने की ज़्यादा लोगों का, और रचना जी ने भी कहा, उसमें रुचि ज़्यादा नहीं रही है। यह भी एक बहुत बड़ा कारण है कि हिंदी कुछ पीछे की तरफ होती जा रही है, क्योंकि जितनी लोगों की लिखने पढ़ने में रुचि होगी उतना ज़्यादा कोई भी भाषा आगे बढ़ेगी। तो ये बहुत चीज़ों के ऊपर, बहुत पूरे समाज के ऊपर, पूरे परिवेश के ऊपर निर्भर करता है कि किस प्रकार से हिंदी आगे बढ़े। और हम लोग अगले कभी इस बारे में परिचर्चा करें तो हम ये कह पाएँ कि नहीं, अभी हिंदी की स्थिति ज़्यादा अच्छी हो गई है। जैसा कि रचना जी ने कहा, ये नेवर जी का हर वर्ष इस विषय के ऊपर ये परिचर्चा करते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इनका चिंतन है इसके पीछे कि ये इनको हिंदी के बारे में कितने चिंतित हैं। ये अगर हिंदी के बारे में इनको चिंता नहीं होती तो इस तरह का चिंतन, इस तरह का सागर मंथन ये हर पुस्तक मेले के समय में करते हैं, वो ये कभी भी नहीं करते। ये अपने इसी तरह के जो लोग हैं वही हिंदी को अभी भी जीवित रखे हुए हैं। और अभी मुझे पूरा विश्वास है कि जब तक ये लोग हैं जो हिंदी के झंडे को थामे हुए हैं, मजबूती से पकड़े हुए हैं, हिंदी आगे ही बढ़ेगी और पीछे नहीं जाएगी। धन्यवाद। श्री अतुल कुमार जी ने खासकर कविताओं की किताब पर अपना बातचीत रखी उन्होंने।
उन्होंने कहा कि जहाँ तक हिंदी कितनी आगे कितनी पीछे का सवाल है, कुल मिलाकर के पीछे ही है, उनका आगे नहीं है। उन्होंने बताया कि कई स्टॉल में जाइए तो आपको हिंदी कविता की किताब हो तो पीछे लगेगी, इसको लोग देख भी नहीं पाएंगे, आगे कहानी रहेंगी कि उपन्यास रहेंगे, लेकिन पीछे कविता किताब पीछे की जाती है। उन्होंने प्रकाशकों की उदासीनता बताई, जब उसकी डिमांड नहीं है तो प्रकाशक भी क्या करेगा, कहाँ से छापेगा किताब को। कुछ प्रकाशक हैं जो हिंदी का परचम लहरा रहे हैं, लेकिन वो बहुत थोड़े से लोग हैं। उनका अभिव्यक्ति की बात भी कही है, अभिव्यक्ति में वजन होता है तो कविताएं किताब बिकती हैं। आज वो अभिव्यक्ति भी कमज़ोर है, दुर्बल है, सामयिक नहीं है। समसामयिक अभिव्यक्तियाँ हैं वो चलती हैं, लोग गाते हैं कविताएं। आज भी अगर बच्चन जी की कविता की जो किताब है आज वो है, और बाकी लोग हैं, मैत्री शरण गुप्त हो, चाहे कोई राष्ट्र के दिनकर जी की कविता है, लोग आज भी बनाते हैं राष्ट्र। तो अभिव्यक्ति की मजबूती, अभिव्यक्ति की प्रासंगिकता भी बहुत महत्वपूर्ण है। और उन्होंने कहा कि लिखने पढ़ने में थोड़ा कम हो रहा है, लोगों की रुचि कम हो रही है, आदि आदि कई कारण उन्होंने बताए जो हिंदी की कविता की खासकर पुस्तकें कम बिक रही हैं उसके कारण से। इसके हम बाद में और भी कारणों से बात करेंगे अगली चर्चा में, अगले दौर में। फिलहाल हम लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए सागर मंथन। ताजा टीवी के सागर मंथन कार्यक्रम में फिर आपका स्वागत है। हम परिचर्चा कर रहे हैं पुस्तक मेले में हिंदी कितनी आगे कितनी पीछे। और ब्रेक में जाने के पहले कवि और लेखक श्री अतुल कुमार ने अपनी बातें रखी। आइए हम बात करते हैं श्री सुरेश चौधरी से, जिनके बारे में मैंने आपको बताया कि वो प्रसिद्ध संस्था जो साहित्यिक संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक संस्था रचनाकार, उसके संस्थापक सभापति हैं, खुद कवि हैं, आध्यात्मिक विषयों पर काफ़ी लिखा है इन्होंने। सुरेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हम इसी विषय पर बार बार बात करें कि जो कविताएं हैं या जो लेख है या कहानी है, उपन्यास है, कुल मिलाकर हिंदी की पुस्तकें चाहे किसी विषय पर लिखी गई हो, उसकी मांग भी बहुत कम है, बिकती भी बहुत कम है। इसलिए पुस्तक मेले में आपको बहुत कम नजर आएंगी। हिंदी पाठक भी बहुत कम नहीं। मैं खुद पुस्तक मेले में गया हूँ, मुझे हिंदी भाषी को एक दो लोग मिले कहीं स्टॉल पर, बाकी कोई मिला ही नहीं। बंगाली बहुत मिले, जान पहचान के बंगाली बहुत मिले, किताब खरीदते मिले। वो चाट पकौड़े भी खाते हैं, चाय भी पीते हैं, पुचका भी खाते हैं, किताब भी खरीदते हैं, दोनों ही बात है। हमारे यहाँ प्राय लोग है ही नहीं वहाँ पर। तो ये ऐसा आपके क्या, और आपकी जो आध्यात्मिक पुस्तकें हैं या कविताएं हैं या जो उसकी रचना है, उसकी क्या पोजीशन है इस सब में पुस्तक मेले में? धन्यवाद नेवर जी। इसमें दो विषय हैं। एक तो कलकत्ता पुस्तक मेले की बात आती है, तो कलकत्ता पुस्तक मेला मुख्य रूप से आप माने तो अहिंदी भाषी लोगों का यह पुस्तक मेला है। अतः हिंदी की, जबकि कलकत्ता हिंदी भाषा का, हिंदी साहित्य का गढ़ रहा है, फिर भी ये हिंदी पुस्तकों के प्रकाशन का क्षेत्र नहीं रहा। ले देकर गिने चुने एक या दो प्रकाशक यहाँ हैं, वो बाकी प्रकाशक नहीं हैं। आज साथ साथ ही दिल्ली में भी पुस्तक मेला लगा हुआ है, वहाँ 100 से ज़्यादा स्टॉल लगे हुए हैं हिंदी प्रकाशकों के। वहाँ हिंदी पाठक, हिंदी चर्चा होती है, हिंदी लोगों की है। अब बात है हिंदी की स्थिति क्या है। आमतौर पर हिंदी की स्थिति दूसरे भाषाओं की तुलना में करें तो स्थिति सचमुच दयनीय है। उसका कई कारण है। मैंने कुछ वर्ष पहले अध्ययन किया था, तो ISBN का एक डाटा था। ISBN के डाटा था कि कोरोना काल के पहले और कोरोना काल के बाद कि हिंदी पुस्तकों की क्या स्थिति है। तो बड़ा आश्चर्य हुआ पढ़कर कि कोरोना काल के बाद हिंदी पुस्तकों का प्रकाशन में 34% वृद्धि हुई है। और मुझे लगा कि 34% की वृद्धि हुई है तो पुस्तकों की बिक्री भी जोरदार होनी चाहिए, मगर कोरोना काल के बाद में मगर वो वृद्धि जो हुई है वो मुख्य रूप से देखा गया है कि स्वांतः सुखाए लोगों ने अपनी पुस्तकों को छपाना प्रारंभ कर दिया, उसके चलते वो वृद्धि हुई है। मुझे आश्चर्य होता है कि हिंदी की पुस्तकें क्यों नहीं बिकती। क्या हिंदी की पुस्तकों का स्टैंडर्ड उतना नहीं है जितना इंग्लिश की पुस्तकों का है, या यहाँ के लेखक, हमारे हिंदी के लेखक उस पर कार्य नहीं कर रहे? उसमें दो चार चीज़ें लगी। हमने हिंदी के लेखन को कभी भी प्रोफेशनल
ढंग से नहीं लिया गया। आम तौर पर हिंदी के जितने लेखक हैं उसमें शायद एक या दो ही होंगे जो प्रोफेशनल लेखक हैं, बाकी सब शौकिया लिखते हैं। अंग्रेजी के अंदर आप देखिए ज़्यादातर लेखक जितने हैं सारे प्रोफेशनल लेखक हैं। मैं उदाहरण दूंगा अगाथा क्रिस्टी का। अगाथा क्रिस्टी की किताबें आज संसार में सबसे ज़्यादा बिकी हैं। उनकी किताबों की बिक्री की संख्या आज के दिन 200 करोड़ से ऊपर है। 200 करोड़। किनकी किताब? अगाथा क्रिस्टी। अगाथा अगाथा वो क्रिस्टी। मिस्ट्री नॉवेल्स लिखती हैं। दूसरी मैं उदाहरण दूंगा, हिंदुस्तान की बात करता हूँ। हिंदुस्तान में आज तक हिंदी के अंदर सबसे ज़्यादा जो पुस्तक बिकी है, सबसे ज़्यादा पुस्तक बिकी है वो जासूसी नोबलकार वेद प्रकाश शर्मा की है, जो 8 करोड़ पुस्तकें बिकी है। पुस्तक का नाम है वर्दी वाला गुंडा। क्या हमारा हिंदी का साहित्य, जिसे हम लोग लुगदी साहित्य बोलते हैं, वो लुगदी साहित्य बिक रहा है। लुगदी साहित्य आज अच्छा साहित्य, पठनीय साहित्य या रचनात्मक साहित्य नहीं बिकता। उसका कारण क्या है? क्योंकि रचनात्मक साहित्य लिखने के अंदर उसको हम उतना रोचक नहीं बना पाते हैं। सिडनी शेल्डन एक बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यासकारा हैं। वो लिखती हैं, एक उपन्यास के पीछे उसका कई वर्षों का श्रम रहता है। 50 व्यक्ति उसकी टीम में है। 50 व्यक्तियों की टीम होती है। वो सारे के सारे एक पॉइंट पर डिस्कशन करते हैं, ये करते हैं, तब जाकर एक उपन्यास तैयार होता है। हमारे हिंदी में कितने उपन्यासकार या लेखक ऐसे हैं जो इस प्रकार की टीम वर्क से एक बिंदु पर विचार करके लिखते हों? नहीं लिखते हैं कोई। दूसरी चीज़, सबसे बड़ी चीज़ जो है हमारे हिंदी किताबों का कम बिकना या न बिकना, यह है कारण उसका है हमारी मार्केटिंग। अगर कोई लेखक किसी किताब को लिख दिया, अगर भूल से उसका प्रचार कर देता है, विज्ञापन करता है, तो उसको हेय दृष्टि से देखा जाता है, बहुत ही हेय दृष्टि से देखा जाता है। यहाँ तक कि कमेंट आता है, क्या प्रेमचंद ने अपने किताब का प्रचार किया था क्या? आपको लिखना आता तो अपने आप बिक जाती किताबें। ये गलत है। आज बाजारीकरण का समय है। आपको किताबों की बाजारीकरण करना होगा, किताबों की मार्केटिंग करनी होगी, तभी किताबें बिकेंगी। हाँ, आज जितनी भी किताबें बिकती हैं सब बाजारीकरण से ही बिकती हैं, अपने आप नहीं बिकती है। पाठक के पास पता तो चलना चाहिए, तब ना पाठक खरीदेंगे कि भाई क्या किताब है, क्या किताब नहीं है। जब तक किताब के बारे में पाठक को नहीं पता चलेगा, पाठक कैसे खरीदेंगे? आज तो सोशल मीडिया इतना मजबूत साधन है अपने मार्केटिंग करने का, मगर उसके बाद भी हिंदी के लेखक अपनी किताबों का विज्ञापन नहीं कर पाते हैं। दूसरी चीज़ है प्रवृत्ति। हिंदी के पाठकों के अंदर, हिंदी के लोगों में पढ़ने की प्रवृत्ति नहीं है। जितनी प्रवृत्ति आज हिंदुस्तानी भाषाओं में, सबसे ज़्यादा प्रवृत्ति मलयालम भाषा के अंदर है पढ़ने की। दूसरे नंबर पर बांग्ला आती है, तीसरे नंबर में तमिल आती है, और हिंदी सबसे अंतिम छोर पे है। जबकि हिंदी बोलने वालों की संख्या जो है आज भारत के अंदर आधे से ज़्यादा है। उसके बाद भी हिंदी पढ़ने वालों की संख्या सबसे कम है। उसका मुख्य कारण यही है कि हिंदी पढ़ने की प्रवृत्ति नहीं है। आज समाचार पत्र हो, पत्र पत्रिकाएँ हो, कविताएँ हो, सब कुछ हो। और जहाँ जब तक आपने कहा अध्यात्म की पुस्तकों का, अध्यात्म की पुस्तकें का एक मार्केट, अपना एक निश्चित मार्केट है। वो निश्चित मार्केट के अंदर अध्यात्म की पुस्तकें एक बड़े प्रकाशक जैसे गीता प्रेस है और कौसम्बी है, आपका बड़ा क्या नाम है, चौखंबा है, इनकी किताबें हैं, वो अपनी रेगुलर बिकती हैं और खूब बिकती हैं। इन लोगों की पुस्तकें खूब बिकती हैं और उनके लेखक भी हैं, पर वो भी सीमित लेखकों की बिकती है। उनके ज़्यादा दूसरे लेखकों की किताबें जब तक वो प्रकाशित नहीं करेंगे तो नहीं बिकती है। और अध्यात्म और धर्म एक ऐसी विषय है जो किसी कंपैरिजन में या किसी के साथ तुलनात्मक दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। ये सबसे बड़ी बात है। तो अगर हमको हिंदी को बढ़ावा देना है, हिंदी के पाठक वर्ग को बढ़ाना है, तो एक तो रुचिकर साहित्य लिखना पड़ेगा, और दूसरा उस रुचिकर साहित्य का मार्केटिंग करनी पड़ेगी, बाजारीकरण करना पड़ेगा। सुरेश चौधरी जी ने कुछ मौलिक बातें हमारे सामने रखी। उन्होंने कहा कि ये जो पुस्तक मेला है कलकत्ते का, वो मूलतः गैर हिंदी भाषियों का मेला है। सारे प्रकाशक भी वही हैं, उनके पाठक भी वही हैं, हिंदी भाषी वहाँ नहीं है, बहुत नगण्य है उसमें। उनका कोरोना काल में के बाद में उन्होंने कहा कि 34% वृद्धि हुई है। 30% जो भी, ये भी बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि हमारे जो लेखक लिखते हैं वो ज़्यादातर स्वांतः सुखाय के लिखते हैं। उनको संतोष है, हमारी कविता किताब छप गई, वो हाथ से मार देते हैं अपना।
लेकिन उसका कोई रचनात्मक वो उसकी कोई साहित्य में नहीं आता और न ही उसकी कोई बिक्री होती है। वो स्वयं खुश हो जाते हैं, संतोष हो जाते हैं, आत्मतुष्टि के लिए, आत्म प्रशंसा के लिए में वो कर लेते हैं। वो उन्होंने कहा कि एक उपन्यास का बताया उन्होंने कि एक उपन्यास है जहाँ कई चीज़ों को लेकर के 50 आदमी बैठे टीम बैठती है, लेकिन उपन्यास लिखते हैं वो लोग दूसरे साहित्य में। आज आर्थर कॉनन डॉयल का उपन्यास जो है अंग्रेजी में बहुत, मैं बचपन में मैंने पढ़ा है उसके, लेकिन उसकी ट्रांसलेशन हिंदी में भी छपे हैं बहुत से ऐसे उपन्यासकार हैं। गुरुदत्त के बहुत उपन्यास लिखते हैं वो, लेकिन वो बहुत वरिष्ठ अच्छा साहित्य नहीं है। वो चालू साहित्य बोलते, चालू साहित्य, चालू चाय की तरह है वो चाय। उन्होंने 2-3 सुझाव दिए। एक तो कि मार्केटिंग होनी बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग मार्केटिंग के खिलाफ बोलते हैं, अरे प्रेमचंद जी ने कौन सी मार्केटिंग की थी, उनकी किताब पढ़ते हैं, आपकी किताब में दम होगा तो बिकेगी। ये बात नहीं है, गलत चीज़ है ये। आप कोई नई चीज़ लिखते हैं, सब तो प्रेमचंद की तरह कहानी लिख सकते हैं। तो उस वक्त का एक अलग समय था, आज का समय अलग है। आपको आज जो भी आप लिखते हैं आपको लगता है कि ये अच्छा है, लोगों को मालूम हो तो लोग पढ़ेंगे, लोग मालूम ही नहीं है तो कैसे पढ़ेंगे। तो उसकी मार्केटिंग करनी चाहिए, उनको लोगों तक पहुंचाना चाहिए, उसका विज्ञापन या उसका प्रचार जो भी होना चाहिए वो प्रचार गरिमा में प्रचार होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए, कोई चीप प्रचार नहीं होना चाहिए। और पढ़ने की प्रवृत्ति तो खैर कम हो रही है, सभी जानते हैं। जहाँ तक आध्यात्म की पुस्तकों का मालूम है, उन्होंने कई हैं, गीता प्रेस है, चौखम्बा है, ऐसे कई है लोग, उनकी किताबें बिकती हैं। हालांकि अब वो भी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, गीता प्रेस की बीच में स्थिति बहुत ख़राब थी, अब ठीक है, ठीक ठाक है। तो उन्होंने सुझाव दिया कि कुछ रुचि के साहित्य लिखना चाहिए जो पढ़े लोग, पठनीय हो। आपको देखना पड़ेगा लोग क्या चाहते हैं, उस तरह की चीज़ जो लोगों की रुचि में आ जाए, समझे ना, लोग उसको पढ़ना चाहें। इस प्रकार कई सुझाव के साथ उन्होंने अपनी बातें रखी। इसलिए हमने रचना सरन जी से बात की, श्री अतुल कुमार जी से बात की, सुरेश चौधरी जी से बात की हमने कि हिंदी पुस्तकों का क्या स्थान है पुस्तक मेले में। हम इन्हीं से जुड़े हुए कुछ अन्य प्रश्नों पर भी बातचीत करेंगे। फिलहाल हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए सागर मंथन। ताज़ा टीवी के सागर मंथन कार्यक्रम में फिर आपका स्वागत है। हम परिचर्चा कर रहे हैं पुस्तक मेले में हिंदी कितनी आगे कितनी पीछे, और भी हमारे तीनों प्रतिभागियों ने, श्रीमती रचना सरन, श्री अतुल कुमार और श्री सुरेश चौधरी जी ने अपनी बातें कही। उन्होंने ये भी बताया कि कलकत्ता पुस्तक मेले में हिंदी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, ख़राब है। क्यों ख़राब है, क्यों लोग नहीं पढ़ते हैं, कैसी किताबें पढ़ सकते हैं लोग, इन सब पर बातें की उन्होंने। कई अच्छे सुझाव भी दिए उन्होंने। आइए रचना सरन जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आज हिंदी में जितने बंगला के लेखक हैं, जितने अन्य भाषाओं के लेखक हैं, सबकी किताबों का अनुवाद हिंदी में हुआ है। अगर मलयालम में किताब बिक सकती है, बंगला में बिक सकती है, तो उसी के अनुवाद हिंदी में क्यों नहीं? या तो अनुवाद गलत है, वो हिंदी में क्यों नहीं बिकता वो? पहली बात तो ये है। दूसरी बात है कि आपने एक सब बात की, हिंदी इतना बड़ा क्षेत्र है, हिंदी का पहला अखबार कलकत्ता शुरू हुआ, पहला अखबार ही कलकत्ता शुरू हुआ। आज हिंदी के बहुत अखबार निकलते हैं यहाँ से, कलकत्ते से। फिर हिंदी के किताबों में इतनी दयनीयता क्यों है? दूसरी बात है किताबों के जो दाम है, प्राइस है, हर व्यक्ति की इकोनॉमी होती है, उसका अपना बजट होता है। आदमी खाने पीने के सामान, कपड़े लत्ते के सामान में पैसा कहाँ बचता है। मैं अभी पुस्तक मेले में गया था, मैंने 3 या 4 किताबें खरीदी 1800 रुपये की। अब मैंने चलिए ले ली, लेकिन कितने आदमी हैं जो 4 किताबों के लिए 1800 रुपये खर्च करेंगे? ये एक बहुत बड़ी समस्या है, इन पर भी आपको बात करनी चाहिए। दूसरी बात, आपके जो सुझाव में ये भी आना चाहिए कि हिंदी की प्रवृत्ति क्यों कम हो रही है। हिंदी का पढ़ना नहीं चाहता, अखबार नहीं पढ़ता है, अखबारों की सर्कुलेशन भी कम हो गई, हिंदी के पढ़ना नहीं चाहता अखबारों। जबकि बंगला अखबार में आज पत्रिका की 12 लाख सर्कुलेशन है, 12 लाख कॉपी बिकती है। हमारे यहाँ सारे हिंदी के अखबार मिला दिए जाए कलकत्ते के, तो उनकी सर्कुलेशन 1-1.5 लाख ज़्यादा नहीं है, जबकि हिंदी भाषी बहुत बड़ी संख्या में आ रहते हैं। बाकी जगह तो हिंदी की बात करेंगे, हिंदी भाषी बहुत हैं, ये है वो है, लेकिन पढ़ने वाला नहीं है। हम राजस्थानी भाषा की बात करते हैं, राजस्थानी अखबार में एक अखबार भी नहीं निकलता है राजस्थानी भाषा का। तो हम ये आपसे जानना चाहेंगे। आपने सबसे पहला प्रश्न ये
पूछा था कि अनुवाद तो हिंदी में हर भाषा की रचनाओं का, किताबों का हो रहा है, लेकिन पढ़ा नहीं जा रहा है उनका। इसका एक सबसे बड़ा कारण ये है, अनुवाद हो रहा है लेकिन पाठकों को उसकी जानकारी ही नहीं है। लोगों को वो, जैसा कि हमारे अन्य वक्ताओं ने बोला, कि जब तक लोगों को पता नहीं चलेगा कि क्या लिखा गया है, क्या मार्केट में है उपलब्ध, वो पढ़ेंगे कैसे, जानेंगे कैसे? तो इसके लिए मार्केटिंग का तो होना बहुत ज़रूरी है। प्रचार और प्रसार किताबों का किया जाए, और प्रकाशक इस बात की जिम्मेदारी ले। लेखक तो अपने स्तर पर कर ही लेता है, लेकिन प्रकाशकों को भी इंटरेस्ट लेना होगा, इस हिसाब से लेना होगा कि किताब बिके, लोगों के मन में उस किताब को लेकर जिज्ञासा जागृत हो। उसके लिए मार्केटिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। और क्यों नहीं पढ़ी जा रही है, जैसा कि सुरेश चौधरी सर ने बोला, प्रवृत्ति तो कम हो ही रही है। इसमें तो कोई संदेह की बात ही नहीं है कि आज से करीब 10 साल पहले तक लोग बाग जितनी किताबों को पढ़ा करते थे, आज उतनी नहीं पढ़ रहे हैं। और इसका एक बहुत बड़ा कारण है ये जो हमारे हाथ में एक यंत्र है, मोबाइल फ़ोन, जिसमें लगातार मनोरंजन की चीज़ें हैं, चल रही हैं। यहाँ तक कि न्यूज़ आ रही है, रील आ रही है, क्या चल रहा है दुनिया भर में वो सब उस मोबाइल पे दिखाई दे रहा है। लोग बाग सारी जानकारियाँ जो भी चाहिए होती है मोबाइल में देख लेते हैं, अपने गूगल खोल के देख लेते हैं, या फेसबुक या अदर दूसरे जो ऐप्स हैं वहाँ पे जाके देख लेते हैं। ऐसे में उनको आवश्यकता ही नहीं लगती है कि वो किताब खोलें या अखबार खोल के कोई जानकारी लेने की कोशिश भी करें। ये एक बहुत बड़ा कारण हो गया है। ये जो मोबाइल है, ये एक तरीके से हम कहेंगे इसका एडिक्शन हो गया है लोगों को, और उसने लोगों की पठनीयता को बहुत नकारात्मक तरीके से प्रभावित किया है। लोगों की पढ़ने की हैबिट ही ख़त्म हो गई है, क्योंकि उनका सारा समय अब इन चीज़ों में जा रहा है। लेकिन इसके फ़ायदे ये हैं कि लोग बाग आपस में एक दूसरे को जान पा रहे हैं, दुनिया को बहुत छोटा कर दिया। खासतौर से इस फेसबुक में जो लोग बाग लिख रहे होते हैं वो फेसबुक पे डाल देते हैं। लोग बाग जिनको पढ़ना होता है, जिनको रुचि है, वो जाके उसमें पढ़ लेते हैं। अन्यथा जिनको रुचि नहीं है उनके लिए तो सब कुछ बराबर है। वो अपने, हर इंसान अपनी रुचि के लिए अपनी पसंद की चीज़ वो देख लेता है और उसी तरफ वो जाता है। और किताबें पढ़ी क्यों जाती हैं? 2-3 ही कारण है। या तो आपकी साहित्य में रुचि है, या फिर आपको अपने ज्ञान का विस्तार करना है, या फिर मनोरंजन के लिए। ये 3-4 चीज़ों के लिए ही किताबें पढ़ी जाती हैं। अगर मनोरंजन के लिए किताब पढ़ रहा है इंसान को, और भी दूसरी चीज़ दिख रही है वहाँ पे जो बहुत ही आसानी से सिर्फ उसके हाथ में हर समय उपलब्ध है, तो ऐसे में वो जाहिर सी बात है, एक टेंडेंसी होती है कि जो चीज़ आसानी से मिल जाती है इंसान उसी तरफ जा रहा होता है। तो वो उस चीज़ को लेकर इसने, ये जो मोबाइल में चीज़ें उपलब्ध हैं आसानी से, इसने पढ़ने की जो प्रवृत्ति है इसको प्रभावित किया है। और ये बात तो तय है कि जो मार्केट में लिखा जा रहा है, आ रहा है, वह 34% की वृद्धि हुई है, जैसा कि सुरेश सर ने बताया। उस 34% में कितना स्तर का साहित्य गया है, ये बहुत बड़ा एक प्रश्न बन जाता है कि हमने जो हमारी हिंदी साहित्य की किताबें हैं जो मार्केट में जा रही हैं, उसमें कितना साहित्य इस लायक रखा है जो संग्रहणीय है, पठनीय भी है, जिसको हम आगे तक, जैसे कालजयी सृजन होते हैं, उनमें कितने हैं? हमें लगता है बहुत मुश्किल से कोई 1-2% ही ऐसा रहा होगा। लेकिन फिर भी हमें इतनी निराशावादी सोच नहीं रखनी चाहिए, ऐसा हम सोचते हैं। हिंदी में आज भी हिंदी मेले में हिंदी की काव्य गोष्ठियाँ होती हैं, विमोचन होते हैं, संवाद होते हैं, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग बहुत उत्साह के साथ भाग लेते हैं, जाते हैं। तो उस दृश्य को देखकर तो हमें लगता है भविष्य हिंदी का अच्छा ही है। कुछ प्रयास हम सब की तरफ से किए जाएं तो ये जो प्रश्न है कि हिंदी इतनी पीछे क्यों है, ये प्रश्न इसमें बदल जाएगा, इस सूचना में बदल जाएगा कि हिंदी कितनी आगे जा चुकी है। रचना जी ने अपने दूसरे दौर में और भी कई बातें कही। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ हिंदी के पुस्तक विमोचन आए दिन होते हैं, शनिवार रविवार को ऐसा कोई दिन नहीं जाता पुस्तक विमोचन नहीं हो। छोटा छोटा लेखक, छोटा छोटा कवि सब पुस्तक विमोचन करवाते हैं, कार्यक्रम करते हैं। जितनी साहित्यिक गोष्ठियाँ कलकत्ते में होती हैं वो हिंदुस्तान में कहीं नहीं होती है।
कई साहित्यिक संस्थाएं हैं वो इसी पर जीवित हैं वो, लेकिन एकदम अलग दृश्य है। लेकिन किताब खरीदता कोई नहीं है, वही साहित्यकार बेचारा अपना अपना किताब देता है, फोटो छप जाती है अखबार। अखबार में न्यूज़ आपको, साहित्यिक न्यूज़ आपको काफ़ी मिलेगी, न्यूज़ साहित्यिक लेख नहीं मिलेगा लेकिन साहित्यिक न्यूज़ मिलेंगी आपको। आइए हम बात करते हैं, इसी बात पर करते हैं अतुल कुमार जी से। अतुल कुमार जी हमें एक दो बातें समझिए। एक बहुत बड़े लेखक राइटर थे देवकीनंदन खत्री, उनकी जो पुस्तक के क्या नाम था, चंद्रकांता संतति। जहाँ तक मैं जानता हूँ कि बहुत बड़ी संख्या में किताबें बिकती थी। उस वक्त शिक्षा ज़्यादा नहीं थी, एजुकेशन का प्रसार नहीं था, हिंदी की स्थिति वही थी जो आज है, फिर भी उसकी किताबें हैरी पॉटर की तरह बिकती थी। मैं जहाँ तक ये भी जानता हूँ कि लोगों ने हिंदी सीखी देवकीनंदन खत्री की किताब पढ़ने के लिए। तो आज वो स्थिति क्यों नहीं है? अतुल कुमार जी। धन्यवाद। इस परिचर्चा में मुझे जो चीज़ एक सबसे ज़्यादा उभर कर आ रही है और जो मुझको लगता है सबसे ज़्यादा प्रासंगिक है इस परिचर्चा के लिए भी और इवन अदरवाइज हम सब के लिए भी, वह है किताबों की या हिंदी की किताबों की मार्केटिंग। असली कल्प्रिट मार्केटिंग ना होना ही है, क्योंकि अगर, और आजकल क्या मार्केटिंग का जो मैं खुद एक, जैसा कि नेवर जी ने बताया कि मैं कवि और लेखक हूँ, मैं पिछले 10-15 वर्षों से लेखन का कार्य कर रहा हूँ। तो जो मार्केटिंग की स्थिति वो ये है कि प्रकाशक को अपेक्षा रहती है कि मार्केटिंग भी लेखक ही करे। यह एक बहुत ही मेरे विचार से दुखद वातावरण है, ये दुखद फैक्ट है, दुखद तथ्य बन गया है कि लेखक से ही मार्केटिंग की भी अपेक्षा की जाती है। लेखक किसी भी व्यक्ति की या संस्था की, किसी की भी, उनके पास ऊर्जा और समय एक सीमित मात्रा में ही उपलब्ध है, यह प्रकृति का नियम है। तो अगर लेखक अपनी ऊर्जा और अपना समय मार्केटिंग में लगाएगा तो उसका लेखन मार खाएगा। तो जिसका जो काम है उसको वो करना चाहिए। लेखन का काम है अच्छा लिखना, और उसकी मार्केटिंग करना का दायित्व प्रकाशकों को लेना चाहिए, जो कि वो आजकल नहीं ले रहे हैं। इसी वजह से जो किताबें हैं वो मार खा रही हैं, किताबों की बिक्री मार खा रही है। हो सकता है कि ये जो मार्केटिंग नहीं करना हिंदी भाषा में ये ज़्यादा हो, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि हिंदी की किताबों की स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है। इसके बारे में अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा कि मैंने क्रिकेट के मुद्दे पे, क्रिकेट के डार्क साइड के ऊपर बहुत किताबें लिखी हैं, 10 साल से ज़्यादा समय से लिखी हैं, जबकि पूरे भारतवर्ष में क्रिकेट के प्रति लोग पागल हैं और उसकी डार्क साइड को और आज भी वो लोग नहीं जानते हैं, जबकि इतनी किताबें उपलब्ध हैं, क्योंकि उनकी मार्केटिंग नहीं है। उनको पता ही नहीं कि किसी ने इस तरह की बातें बताई हुई हैं या ऐसी बातें हैं। इसी तरह की स्थिति कविताओं की भी है। बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं जो उपलब्ध हैं, वो किताबों की कोई अच्छी उपलब्ध किताबों की भी कमी नहीं है, लेकिन उनकी मार्केटिंग नहीं है, उनके बारे में लोगों को पता नहीं है। नेवर जी ने एक और बात कही प्राइस के बारे में, तो इस बार तो मुझे भी लगा कि कुछ प्राइस ज़्यादा हो गए हैं। हो सकता है कि कॉस्ट किताबों की बढ़ गई है, लेकिन अदरवाइज देखा जाए ओवरऑल तो जो प्राइस है वो किताब का प्राइस कितना होगा, 200, 300, 400। आप बाहर जाते हैं तो 400, 500, 1000 रुपये वैसे ही हम लोग खर्च कर देते हैं जो साधन संपन्न लोग हैं, जबकि जो किताब के ऊपर अगर इतना पैसा खर्च करें तो वो किताब आपको पता नहीं क्या क्या उसका रिटर्न कई गुना है। वो बहुत समय तक आपको अच्छी अच्छी बातें उससे पता लगेंगी। आप बार बार उसके यू कैन गो बैक टू दी बुक एंड आप उसको देख सकते हैं कि वहाँ पे क्या क्या बताया गया है, और वो हमेशा के लिए आपका एक साथी रहता है। एक अच्छी किताब से बड़ा, कहा गया है कि एक अच्छी किताब से बड़ा मित्र कोई नहीं है। तो 200, 400, 500 रुपये में अगर आपको एक इतना अच्छा मित्र मिल रहा है तो वो
लेकिन वो प्रवृत्ति की बात है, सोच की बात है कि हम लोग सोचते हैं कि हम किताबों के पीछे इतना पैसा क्यों खर्च करें हम, और जबकि वो पैसा कुछ भी नहीं है अगर हम देखें कि हम कितना पैसा ऐसे व्यर्थ ही गंवा रहे हैं। धन्यवाद। आइए अब हम सुरेश चौधरी से बात करें। सुरेश चौधरी, आप चूँकि अंतिम वक्ता हैं, तो उपसंहार के रूप में सारी जो बातें अभी हमारे सामने में आई हैं उनको पूरा समअप आप कैसे करना चाहेंगे सुरेश कुमार जी? धन्यवाद जी। सबसे पहले मैं समअप करना चाहूँगा कि हम लोगों ने हिंदी की स्थिति क्या है, हिंदी की पुस्तकों की स्थिति क्या है, इसके बारे में गंभीर चर्चा की। दो चीज़ें उभर कर आई। एक तो पाठकों के अंदर प्रवृत्ति नहीं है पढ़ने की हिंदी साहित्य को, दूसरी प्रचार नहीं है, प्रसार नहीं है, बाजारीकरण नहीं है। रचना जी ने एक बात कही कि मोबाइल आने से हिंदी साहित्य का पठन कम हो गया है। मैं इससे थोड़ा सा कम सहमत एक बात मैं पूछना चाहूँगा कि जब आपने कहा मोबाइल की चर्चा की बहुत ज़्यादा, तो आज अखबारों में विज्ञापन तो बहुत कॉस्टली है, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए आपने किताब की आप प्रचार कर सकते हैं, तो वो तो मोबाइल से ही होगा। नहीं, मैं प्रचार की बात नहीं कर रहा हूँ। रचना जी ने कहा कि मोबाइल के आने के बाद से उसका पठन कम हो गया है, तो मैं इससे कम सहमत हूँ। इसलिए कम सहमत हूँ कि मोबाइल तो खाली हिंदी के पाठकों के लिए नहीं आया, सभी के लिए आया, बंगला के पाठकों के लिए भी आया है, इंग्लिश के पाठकों के लिए भी आया है, तमिल मलयालम के पाठकों के लिए भी आया है। तो खाली रुचि हिंदी के पाठकों की कम क्यों हुई? उसका मूल कारण है, एक तो हमारे जो भी हिंदी के प्रकाशक हैं, सबसे बड़े दोषी वो हैं, वो आज प्रकाशक नहीं रह गए, वो मात्र प्रिंटर रह गए हैं। आप उनको किताब दीजिए, वो किताब का प्रिंटिंग कॉस्ट में एक अपना प्रॉफिट जोड़ेंगे और आपको बोल देंगे मैं आपके इतने रुपये लूँगा, आपको 100 किताब दे दूँगा, आपको इतने रुपये लूँगा, 200 किताबें दे दूँगा। पहले 2 या 3 प्रकाशक ऐसे हैं जो खाली पूरे हिंदुस्तान में जो सही रूप में प्रकाशक है, पर उनके पास किताबों की इतनी लंबी लाइन है कि आम लेखक उनके पास पहुंच से बहुत दूर है। चाहे राजकमल हो, चाहे प्रभात प्रकाशन हो, चाहे वाणी प्रकाशन हो, बहुत दूर है। तो ये एक जमीनी स्थिति ये है जिसके कारण हिंदी। दूसरा, मैंने पहले वक्तव्य में कहा, बाजार का होना बहुत ज़रूरी है। बाजार हमको अपने से ही क्रिएट करना पड़ेगा हिंदी के पाठकों का। अभी जैसे ये जो रॉयल्टी का मामला है जी, जैसे जो अब हो गया 60 साल के बाद रॉयल्टी की कोई जरूरत 75 साल, तो इससे तो और बढ़ना चाहिए। आप आज मान लिया आचार्य चतुर्वेद शास्त्री की किताब या तुलसीदास जी की रचनावली वगैरह जितने भी हैं, तो इनको अगर प्रिंट किया जाए तो उसको तो आपको रॉयल्टी देने की जरूरत ही नहीं है। देखिए क्या है कि इनके साथ क्या है कि जैसे मेरी बात हो रही थी दिनकर जी के परिवार के सज्जन से, तो उन्होंने जैसे सारी पुस्तकों की 50 साल के बाद रॉयल्टी फ्रीज तब होती है जब उनको रिकॉग्नाइज करके लिस्टेड नहीं की जाए। अगर वो लिस्टेड की हुई है तो रॉयल्टी आगे भी चलती रहती है। इससे तो और बढ़ना चाहिए ना। हाँ, तो जैसे दिनकर जी की किताबें सारी है जो बिकती हैं, सारी की सारी रॉयल्टी उनके परिवार वालों के पास जाती है। तो वो मुझे पता है उनकी तो आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं, तो उनकी किताबों को पौत्र आए थे मेरे पास, अच्छा चलता है, उनका घर चलता है। पौत्र आए थे मेरे पास में, उनके अपने लड़के के लिए वो खोजे कोई काम मिल जाए उनको, तो ऐसी उन्होंने 2 बार का फ़ोन भी किया उन्होंने। ठीक है, वो मेरे पास भी आया था। अब दिनकर जी से बड़ा कौन लेखक कोई नहीं है, कभी कौन हो सकता है, तो उनके नाम से किताबें बिकती हैं, नाम से किताबें बिकती है। तो मगर ठीक है, दुर्भाग्य कि उनके परिवार वाले और काम नहीं कर रहे, बस उनकी रॉयल्टी पे ही चल रहा है। और अन्य लेखकों के जैसे 70 साल के बाद रविंद्रनाथ टैगोर की किताबें उनको तो बिक ही रही है, रीप्रिंट भी हो रही है, दूसरे प्रकाशक भी प्रिंट कर रहे हैं, सब बिक रही है और वो किताबें बिक रही हैं। ऐसी बात नहीं कि नहीं बिक रही है, पर बात यहाँ आज हिंदी की किताबों की हो रही है। हिंदी की किताबों के साथ ये दुखदायी बात है कि इसके प्रकाशक नहीं है, प्रकाशक है तो बाजार नहीं है, बाजार नहीं है तो प्रसार नहीं है, और एक रुचिकर किताबें नहीं है। पुस्तक मेले में हिंदी कितनी आगे कितनी पीछे, इस बहुत ही दिलचस्प बहुत ही अच्छे विषय पर हमने बातचीत की। कलकत्ता में चल रहे पुस्तक मेले के संदर्भ में हर वर्ष ताज़ा टीवी में हम ये पुस्तक मेले में जिनकी पुस्तकें होती हैं, जो प्रकाशक हैं और जो पाठक हैं और जो लेखक कवि साहित्यकार हैं, उनसे मिल करके हम बैठ करके बातचीत करते हैं और मंथन करते हैं कि भाई ये हिंदी को कैसे बढ़ावा मिले, हिंदी की पुस्तकें कैसे बिकें, अच्छी पुस्तकें कैसे लिखी जाएं,
और जिनको लोग रुचि के साथ पढ़ें, ऐसी पुस्तकें ज़्यादा से ज़्यादा आनी चाहिए। प्रकाशकों की क्या स्थिति है, उनकी क्या समस्या है, पाठकों की क्या समस्या है, लेखकों की क्या समस्या है, इन सब पर हमने आज भी बात की, बड़ी बृहत रूप से हमने बात की। हम बहुत आभारी हैं श्रीमती रचना सरन के, श्री अतुल कुमार जी के और श्री सुरेश चौधरी जी के, जिन्होंने इस विषय पर अच्छा अवदान दिया, बहुत अच्छी बातें कहीं, मुद्दे की बात कही उन्होंने, इस पर इसकी समस्याओं पर प्रकाश डाला। हम अपने दर्शकों से भी चाहते हैं, अगर वो भी इस मामले में कोई राय रखते हो, हमें लिख करके भेजें। हमारा पता है ताज़ा टीवी 37 शेक्सपियर सरणी, कलकत्ता 17। हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता भी नोट कर लीजिए, response@tajatv.com। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे नए विषय के साथ और नए प्रतिभागियों के साथ। तब तक के लिए आप हमको आज्ञा दीजिए। नमस्कार।